हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे मौर्य वंश को डिटेल में समझेंगे। इसके आगे के वंश और थोड़ा सा पीछे के भी वंश को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि तब कहानी रोचक बन जाएगी। और कहानी के रूप में मैं इस वंश को बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि मौर्य डायनेस्टी को बताने की कोशिश करूंगा। ये लगभग जो कह सकते हैं 322 ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म होता है उससे 322 साल पहले से 385 साल पहले तक का समय माना गया है। तो बात करें सबसे पहले, अगर हम लोग देखें दोस्तों कि मौर्य वंश जो है वो आता है किसके बाद, तो वो आता है आपको नंद वंश के बाद। नंद वंश में दो राजा थे। महाजनपद स्टार्ट होता है तो नंद वंश में जो राजा थे, महापद्मनंद जो कि संस्थापक था और धनानंद उसका बेटा था। धनानंद को ही हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य और जो है इनके मंत्री कह सकते हैं कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने मौर्य वंश को क्या कह सकते हैं स्थापना करने में बहुत मदद किया चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए देख लेते हैं। प्रथम विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य इन्हें हम कहेंगे। अब यह एक वर्ड आया है केंद्रीकृत। केंद्रीकृत क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे पहले क्या था कि बहुत अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र में बहुत सारे राजाएं थे। लेकिन ये जो है जब मौर्य वंश आया तो एक केंद्रीकृत साम्राज्य हो गया, यानी कि एक जो है बड़ा साम्राज्य हो गया, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो बात कर ले, पहले इंट्रोडक्शन हम लोग चलेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला बात आता है संस्थापक का। संस्थापक में अगर हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य है। समय क्या रहा है 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक। राजधानी क्या था, जो मगध है, मगध का राजधानी ही कहाँ है, पाटलिपुत्र, ध्यान रखना है, तो पटना हो गया राजधानी। आगे बढ़ जाएंगे। कुल शासक इसमें लगभग अगर शासक की बात करें तो 10 शासक हुए। अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। बृहद्रथ था, ये आपको ध्यान रखना है। और अंत कब हुआ था, इसका ही ये कह सकते हैं पुष्यमित्र शुंग जो था वो क्या किया, बृहद्रथ को जो है हराया था और जो है शुंग वंश का स्थापना कर दिया था पुष्यमित्र शुंग। तो कह सकते हैं कि शुरू किसको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो कह सकते हैं आपको धनानंद को हराया। लेकिन जब मौर्य वंश समाप्त हुआ, बृहद्रथ जो है अंतिम शासक था, बृहद्रथ जो कि पुष्यमित्र शुंग ने उसे भी हराया और शुंग वंश का स्थापना किया। अब चलिए डिटेल में समझेंगे। प्रस्तावना को हम लोगों ने देखा, विशेषता देखें तो क्या होता है इसमें, अखिल भारतीय साम्राज्य आपको निर्माण होता है। केंद्रीकृत प्रशासन अभी चर्चा हम लोग किए। पहली बार जो है मजबूत नौकरशाही जो है आता है। अशोक भी यही जो है कह सकते हैं डायनेस्टी, यानी कि यही जो है वंश में आता है अगला, जो कि कह सकते हैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। तो ये जो है अशोक भी जो है धर्म की नीति अपनाते हैं। यहाँ पर धर्म की नीति क्या है, यानी कि धर्म के रास्ते पर चलना कह सकते हैं। आगे अभी डिटेल में चर्चा करेंगे धर्म के बारे में। बात करें मौर्य वंश की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं तो नंद वंश का पतन होता है। पतन होने का भी एक कहानी है, अपना अलग कहानी है, तो उसको अगर कहिएगा तो हम सुनाते हैं। पतन होने का मेन कारण था इसका शासक धनानंद, जो है कह सकते हैं कि उसी समय क्या हो रहा था, उसी समय जो है सिकंदर का आक्रमण हो रहा था भारत की ओर, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर का आक्रमण जो है भारत की ओर हो रहा था, लेकिन झेलम या बितस्सा नदी कह सकते हैं, वो नदी को उसकी सेना डेगने से इनकार कर दी थी, यानी कि पारे नहीं हो पा रही थी। तो कुछ कहानियाँ बनती हैं मज़ा बनाने के लिए और जो है कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टोरी को, ताकि समझ में आ जाए। तब जब सिकंदर आक्रमण करते हुए बढ़ रहा था भारत में, तो क्या हुआ था कि उस समय जो है कुछ राजाएं जो हैं अलग अलग थे। राजा जो है अलग अलग थे, यानी कि अगर इस क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा है तो वो अपना समझे, हमको क्या मतलब, आक्रमण तो उस पर हो रहा है। तो कारण यही रहा कि जो है वो आक्रमण करते हुए आगे बढ़ते चला गया। लेकिन जो है
नदी को जो है पार नहीं कर पाया, उसकी सेना जो है थक चुकी थी बहुत लड़ाई करते हुए, तो पार करने से इनकार कर दी। कुछ मान्यता है कि उनमें एक जो है वो डर बना कि ये जो है भूमि है वो देवों की भूमि है, जो भी यहाँ जाएगा वो क्या करेगा, मर जाएगा, हारेगा, ये सब चीज़ें अलग अलग कहानियाँ बनी। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट चलेंगे, मज़ा के लिए थोड़ा सा बताएं। अंतिम नंद वंश का शासक था धनानंद। क्या था, ये जो है अत्यधिक कर नीति लगाया, जनता में असंतोष था, चाणक्य का अपमान भी ये किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चाणक्य का अपमान भी किया था, तो ये भी एक असंतोष जो है चाणक्य के बीच था। और जो है कह सकते हैं जनता में असंतोष भी था, कर अधिक लगाया था, और जो है कह सकते हैं धनानंद एक अयोग्य शासक कह सकते हैं। परिणाम क्या होता है यहाँ पर कि चाणक्य ने समुद्र यहाँ पर चंद्रगुप्त को तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। जो वही चंद्रगुप्त जो आगे चल के स्थापना करेगा मौर्य वंश का। अब देखें चंद्रगुप्त मौर्य को देख लेते हैं। 322 से लेके 298 ईस्वी तक आपको लगभग जो है 22 साल ने, और जो है आपको 20 साल करीब चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। गुरु कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त मैं पहले ही बताया। इनका एक फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किस बारे में है, तो आपको राजनीति के बारे में है, कैसे शासन व्यवस्था चलाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। अब जो है प्रमुख उपलब्धियां हम लोग देखेंगे कि क्या थी। तो नंद वंश का अंत होता है। यूनानी शासक जो है सेल्यूकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त हराता है। जब कहानी सुनिए रहे हैं तो थोड़ा सा और सुन लीजिए। जब सिकंदर जो है क्या होता है आक्रमण करते हुए आता है भारत की ओर, और जो है वो नदी पार करने से उनकी सेना जो है मना कर देती है, बोलती है ये देवभूमि है। या फिर दूसरा ये भी कहावत है कि उनकी सेना बहुत थक चुकी थी, अब जो है युद्ध लड़ने योग नहीं बची थी, ये भी कह सकते हैं। पोरस जो है राजा हारता है लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ता है, वो भी एक अलग कहानी है, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 2D पॉइंट सीधे आएंगे कि उसी सिकंदर के एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ये आपको ध्यान रखना है। उसी जो है सिकंदर का सेनापति है। सिकंदर तो वापस चल गया था और बेबीलोन में मामला निपट गया होकर, मर भी गया था, मामला ख़त्म हो गया था, तो वो अलग चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है दवा जो है यहीं पर दवाई जो दवा खा लिया था, जहर खाना में मिला दिया गया था, इसके कारण मरा, अलग अलग मान्यता है, लेकिन क्लियर हो नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर वो बात करना नहीं है। सेल्यूकस निकेटर की चर्चा होगी जो कि सिकंदर का ही एक सेनापति था। इसको जो है एक मन में ये उठा था शंका कि ये जो है कोई देवभूमि नहीं है, और यहाँ पर क्या होता है हम फिर से आक्रमण करेंगे और यहाँ जो है मगध को क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। ये चीज़ इनके जो है सेल्यूकस निकेटर के मन में इच्छा था। लेकिन मामला इसका आव गड़बड़ा जाएगा अभी आगे के कहानी में। मामला तब गड़बड़ा जाएगा तब हम देखेंगे कि जब सेल्यूकस निकेटर वापस आक्रमण किया तो धनानंद जब राजा था, धनानंद उस समय, तो धनानंद को हटाकर अब चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया था। अब तो मामला बड़ा फंस गया। आगे चलते हैं कहानी में। तो यही है कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। मामला जब बढ़ गया, आक्रमण किया ये, तो क्या होता है दोनों के बीच युद्ध होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर के बीच। तो इसमें सेल्यूकस निकेटर हारता है। अब जो है कह सकते हैं वही कहानी पुराना हुआ। 4 गो प्रांत जो है सेल्यूकस निकेटर किसको दे देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, जो अफगानिस्तान कह सकते हैं और पाकिस्तान का कुछ एरिया, ये सब एरिया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है अफगानिस्तान तक साम्राज्य का विस्तार होता है। क्यों विस्तार होता है, वहाँ तक चल जाता है क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को हराया है। इसकी बेटी कार्नेलिया से शादी भी किया, शादी करना पड़ा समझौता के लिए गरज में। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो है कार्नेलिया को जब यहाँ रखा तो देखभाल के लिए एक आदमी भी रखा था, ये देखभाल के लिए एक आदमी भी रखा था, इसी का नाम था मेगास्थनीज। अब सोचा कि हम जो है अलग संस्कृति में अपने बेटी को भेज रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा मामला, कुछ भी हो सकता है। तो एक आदमी को भेजा मेगास्थनीज। अब जो है सेलुकस निकेटर का ही राजदूत था ये मेगास्थनीज। ये कहानी अब यहाँ पर समझ आ रहा होगा आपको। अब चले थे युद्ध जीतने, लेकिन पता चला कि आपको समझौता करना पड़ा, बहुत चीज़ हार कर देना भी पड़ा, शादी भी करवाना पड़ा, ये सब चीज़ें हैं। सेलुकस का संधि होता है। सेलुकस को क्या करता है, मौर्य भी 500 हाथी करीब जो है गिफ्ट में देता है। लेकिन क्या होता है, काबुल, कंधार, मकरात और हेरात 4 प्रांत हैं, जो क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य को तिलक के रूप में कह सकते हैं, तिलक का प्रचलन था। तिलक के रूप में 4 जो है प्रांत मिलता है। वैवाहिक संबंध भी बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चल जाएंगे, प्रशासन की चर्चा करेंगे, जो कि लिखा गया था, क्या कह सकते हैं, कौटिल्य के द्वारा, जो है चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, उसमें ये चीज़ों की चर्चा है। क्या चीज़ें चर्चा है कि प्रशासन में क्या होंगी, 6 समितियां होंगी, विशाल सेना है, जासूसी व्यवस्था यहाँ पर थी, ये इम्पोर्टेंट है। जासूसी व्यवस्था आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। आगे बढ़ जाएंगे। अंत में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य अंत में जैन धर्म को अपना लेता है। जैन धर्म में जो है मृत्यु जो है क्या होता है, परिनिर्वाण कह सकते हैं, बहुत कठोर होता है। जिसमें क्या था, संलेखना विधि एक आता है। संलेखना विधि हम उन्हें कहेंगे जो आपको क्या करना है, भूखे रह जाना है, कुछ खाना पीना नहीं खाना है, चलते जाना है, जंगल में चलते जाना, चलते जाना, एक जगह जो है आप भूखे क्या कर जाइएगा, मर जाइएगा। यानी कि संसार से आपको नफरत हो जाएगा, संसार से जितने भी लगाव हैं छूट जाएगा, तो आप जो है जीवन और मृत्यु से चक्र से दूर हो जाएंगे। तो यही संलेखना विधि है जो जैन धर्म कहता था। संलेखने विधि से जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपना जो है प्राण त्याग करता है। कहाँ, श्रवण बेलगोला में, यहाँ पर सथारा में। तो ये चीज़ें, अब चंद्रगुप्त मौर्य का चैप्टर ख़त्म होता है। कहानी भी हम लोग रोचक ढंग से पढ़ें। सिकंदर का आक्रमण भी होता है बीच में, लेकिन वापस जाता है, उसका सेनापति सेलुकस आता है, हारता है, शादी करना पड़ता है, संबंध जो है वैवाहिक संबंध बनता है, 4 राज भी देना पड़ता है मौर्य को तहाँ, और मौर्य का जो है साम्राज्य उधर कह सकते हैं आप अफगानिस्तान तक चला जाता है। अंत में जो है जैन धर्म अपनाता है और संलेखना विधि से जो है मृत्यु हो जाता है। अब चलेंगे, उसका बेटा है। अभी इस पर भी एक कहानी है, बिंदुसार पर भी। बिंदुसार पर भी कुछ कहानियां हैं, मज़ा आएगा आपको जब इस बताएंगे। तो बिंदुसार काहे नाम रखा गया, जब कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की एक वाइफ थी। क्या होता था कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कह सकते हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य जो है क्या करते थे, 20 कन्याओं से बचने के लिए क्या होता था कि उन्हें थोड़ा थोड़ा जो है क्या करते थे, खाना में पॉइजन दिया करते थे। बिंदु भर पॉइजन देते थे, एकदम बिंदु टिपका भर पॉइजन दे देते थे, ताकि उनका शरीर जो है जहर को झेल सके। उस समय 20 कन्याएँ होती थी। क्या 20 कन्याएँ हैं, जो बहुत सुंदर लड़की कह सकते हैं, जो शुरू से क्या बनाया जाता था उनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा पॉइजन खियाया जाता था। अगर वो काट देती तो आदमी के मृत्यु भी हो जाता। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा पॉइंट में हम कह सकते हैं कि इनको भी जहर दिया जाने लगा। किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को। एक समय क्या होता है कि इनकी वाइफ जो है बिना जाने जो है चाणक्य के इनके साथ खाना खा लेती है, जिससे इनकी वाइफ का मृत्यु हो जाता है। लेकिन इनका जो है एक बेटा होता है या रहता है कह सकते हैं, तो इसीलिए इनका नाम सीधा बिंदुसार पड़ जाता है। ये तो अलग कहानी हुआ, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो है देखते हैं, उपनाम देखें तो अमित घात जो है इनका उपनाम है दोस्तों। और यूनानी नाम देखें तो अमित्र चेटस था। यूनानियों से इन्होंने संबंध बनाए, वहाँ से क्या हुआ, शराब जो है भारत मंगवाते थे, ये आपको ध्यान रखना है, मीठी शराब। अब यह क्या होता है, दक्षिण भारत का विस्तार होता है, 16 राज्यों का यहाँ पर विजय होता है, विदेशी संबंध मजबूत होते हैं इसमें। अब जो है यहाँ पर बिंदुसार, बिंदु जो हम कहें ना, बिंदु भर जहर दे रहा है तो नाम बिंदुसार हो गया। आगे बढ़िए, अब चैप्टर बिंदुसार का ख़त्म करते हैं। कोई खास
चैप्टर है नहीं बिंदुसार का। अशोक का चैप्टर आता है जो कि 373 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक राजा रहते हैं। बात कर ले अशोक पर भी थोड़ा सा कहानी हम ले लेंगे क्योंकि मज़ा आएगा तभी पढ़ने में। बिंदुसार के जो दो बेटा था सुसीन और अशोक, ये ध्यान रखना है। अशोक जो है बड़ा नहीं था, सुसीन था। लेकिन क्या होता है, अब बात कर ले हम लोग कहानी पर। उस समय अगर देखें तो क्या होता है, विद्रोह होता है अलग अलग जगह। एक कश्मीर साइड होता है, एक अलग साइड होता है। कश्मीर साइड होता है तो सुसीन जाता है, दबता नहीं है, लेकिन अशोक से जाकर दब जाता है। अशोक थोड़ा सा शुरुआती दौर में कह सकते हैं तो वो थोड़ा सा स्वार्थी के रूप में राजा थे, कह सकते हैं। वो जो है क्या होता है, राजगद्दी पर बैठते हैं। अलग अलग कहानियाँ बनी हैं जिसमें कि कुछ भाइयों को मारते हैं, लेकिन सबको मारते नहीं हैं, ये ध्यान रखना है, ये अलग है। क्योंकि कुछ जो है अलग अलग छोटे क्षेत्र में इनके भाई शासन कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है यहाँ पर कलिंग युद्ध की चर्चा हम लोग करते हैं। अशोक का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में आएगा। यहाँ पर 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया जाता है। कैसे आक्रमण होता है इसका भी बहुत कहानियाँ हैं, एक दो कहानी सुना देंगे। अशोक जो है कलिंग पर इसलिए आक्रमण करता है, अगर सिंपल बात कहें तो कलिंग में क्या थे, बहुत सारे हाथियाँ थे। वो जो है इसलिए भी कह सकते हैं आक्रमण किया था। माना जाता है कि लगभग 1 लाख लोग इसमें मरे थे। अशोक का इसी में हृदय परिवर्तन हुआ था। दूसरा ये कहानी है कि अशोक की जो है कह सकते हैं ये जो है एक प्रेमिका थी। वो क्या होता है कि वो जो है कहाँ की थी, वहीं की, कलिंग की। लेकिन जो है कलिंग को राजा को जब खबर भेजा जाता है तो कलिंग के राजा बोल देता है कि हम कलिंग से बाहर जो है शादी नहीं करते हैं यहाँ के लड़कियों का। तो बहुत कहानियाँ हैं। कुछ कहते हैं कि यही कारण था कि अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन जब क्या होता है, कलिंग के युद्ध में सभी लोग मारे जाते हैं तो एक जो है क्या होता है, एक जो है डेड बॉडी कह सकते हैं, उनकी प्रेमिका का भी पड़ा हुआ था। तो कहानियाँ बहुत सारी हैं। बहुत कहते हैं कि हाथी जो है कलिंग में, और ये वास्तव में है, उड़ीसा का जो एरिया है वहाँ पर जो है हाथी बहुत सारे रहते थे। ये भी कारण है एक। तो वो जो है क्या होता है, एक जो है डेड बॉडी उनकी प्रेमिका का होता है, इसीलिए वो जो है उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है वो चीज़ देखकर। कलिंग युद्ध में कहा जाता है कि जो है बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, सभी को मार दिया गया था। अब जो है धम्म की नीति इसके बाद जो है अशोक के द्वारा अपनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। धम्म की नीति में क्या था, अहिंसा, आपको जो है अहिंसा बनना था, यानी कि हिंसा पर रोक था। सभी धर्मों का इसमें सम्मान किया गया था और जो है पशु हत्या पर रोक लगाया गया था। यही धम्म का नीति कहता है, पशु हत्या पर रोक, सभी धर्मों का सम्मान और अहिंसा। आगे बढ़ जाएंगे। शिलालेख, अशोक के शिलालेख लिखवाएं। अब धम्म की नीति जब अपनाएंगे तो अलग अलग जगह पर चर्चा करेंगे, अपना अलग अलग जगह पर दिखाएंगे कि अलग अलग चीज़ों को कि हमने ये चीज़ें आपको देने की कोशिश किया है। तो क्या होता है इसमें जो है 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, भाषा जो है प्राकृत था, लिपि जो है क्या था, ब्राह्मी था, ये आपको ध्यान रखना है। विदेशी नीति के देखें तो श्रीलंका में जो है महेंद्र और संघमित्रा को, जो इनका अशोक के बेटा और बेटी है दोनों, भेजा गया प्रचार के लिए भेजा गया श्रीलंका में अशोक और संघमित्रा को, बौद्ध धर्म का। यूनानी मिस्र में धम्म प्रचार किया गया। अब जो है निर्माण की हम लोग बात करें तो स्तूप का निर्माण हुआ, सांची स्तूप, अशोक स्तंभ, सारनाथ में जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो है मिले, उसी से लिया गया है। यही है अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। धम्म की नीति को हम लोगों ने क्लियर देखें। चैप्टर अब आगे बढ़ता है प्रशासनिक व्यवस्था की ओर। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या था, सर्वोच्च पर सबसे ऊपर राजा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च अधिकारी, मंत्री परिषद की सहायता, ये सब चीज करेंगे। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो 4 प्रमुख प्रांत थे, जिसमें पहला था तक्षशिला, दूसरा उज्जैन, तीसरा
यहाँ पर सुवर्णगिरी और चौथा पाटलिपुत्र, ये जो है 4 प्रमुख प्रांत थे। अब बात करें प्रांतपति कहते थे अलग 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 को। राजस्व की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के समय 1/6 हिस्सा लगता था कर, ये ध्यान रखना है। व्यापार कर, भूमि कर और सिंचाई कर, ये चीज़ें थी यहाँ पर। भूमि कर जो था 1/6 हिस्सा था, यानी कि 6 हिस्सा में जो है 6 हिस्सा अनाज होगा तो 1 हिस्सा राजा को देना होगा, ये भूमि कर था। ठीक है, था कोई बड़का नहीं, खा ज़्यादा नहीं था। सेना की बात करें तो 6 विभाजन हुए थे, जिसमें क्या था ये आपको ध्यान रखना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक। आगे बढ़ जाएंगे 7वां अगर पार्ट में हम लोग देखें तो न्याय व्यवस्था कैसी थी। कठोर दंड था, राजा जो है सर्वोच्च न्यायाधीश था, और शास्त्र में दंड नीति आपको दर्शाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। अब जो है पार्ट 8 के बात करें, समाज और अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही है। समाज कैसा था, वर्ण व्यवस्था इसमें थी, स्त्रियों की स्थिति जो है मध्यम थी, ना कह सकते हैं ज़्यादा खराब, ना कह सकते हैं बढ़िया, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो अर्थव्यवस्था का अगर मुख्य आधार मौर्य वंश में या उससे भी पहले एक ही चीज़ था, कृषि जो है मुख्य आधार था अर्थव्यवस्था का। व्यापार उन्नत था, पंचमार्क सिक्के इसमें चलाए गए थे। आगे बढ़ जाएंगे, कला और स्थापत्य की बात करें तो मौर्य जो है मौर्य पोलिस हुआ था, स्तूप स्तंभ बराबर गुफाएं, ये सब चीज़ें बनी थी। 10वां में धर्म की बात करें तो धर्म में क्या था, शुरुआत में अगर हम लोग शुरुआती शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म से रिलेटेड था, अशोक बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, तीसरी बौद्ध संगति इसमें हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लास्ट का पार्ट देखें तो अब जो है मौर्य वंश अशोक के बाद जब धर्म का नीति अपनाया तो धीरे धीरे उसके नीचे के जो शासक थे उनके वंश में जो थे वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे, और जो है मौर्य उत्तर आ गए, यानी कि उत्तर उत्तर कह सकते हैं, तो पतन का कारण हो गया। धीरे धीरे जो है मौर्य वंश खत्म होने लगा है। क्यों खत्म होने लगा है, कमज़ोर उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य था लेकिन राजा कमज़ोर था तो दिक्कत होगा ही। ब्राह्मण का विरोध इसमें हो रहा था, सेना का कमज़ोर नियंत्रण था, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है महत्वपूर्ण तिथियाँ, अब जो है बात करें महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या क्या चीज़ें कब हुई। 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य का वंश का स्थापना हुआ था। 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर वाला जो है युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें हारा था सेलुकस, 4 एरिया दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। 261 ईस्वी इम्पोर्टेंट है, कलिंग युद्ध हुआ था। 232 ईस्वी कह सकते हैं अशोक का मृत्यु हुआ। 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश समाप्त हो गया। चलिए मौर्य वंश को डिटेल में हम लोग ने देखा, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न को भी देख लेते हैं इसमें क्या होता है। अर्थशास्त्र के जो है लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य कह सकते हैं। इंडिका जो है किसने लिखा था, इंडिका वही लिखा था मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो जो है भेजा था। क्या कह सकते हैं, भाषा चेंज होने के चलते भी कह सकते हैं, तो अपनी बेटी को देख ताक करने के लिए भेजा था क्योंकि शादी हुआ था। राष्ट्रीय चिन्ह देखें तो सारनाथ स्तंभ है। अंतिम शासक जो है बृहदत्त था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोगों ने सभी चीज़ें को डिटेल में समझा, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए धन्यवाद।